अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मनाए T20 का वर्ल्ड कप आबोताब के साथ जारी। आज खेला गया वेस्ट इंडीज बामुकाबला जिम्बाब्वे। वेस्ट इंडीज ने आउट क्लास कर दिया जिम्बाब्वे को 107 रन से। एक ऐसी शिकस्त दी जो जिम्बाब्वे को काफी अरसे तक याद रहेगी। जिम्बाब्वे की टीम अभी तक नाकाबिल शिकस्त थी पूरे टूर्नामेंट में। आज बिलाखिर उनकी भी लक उनके साथ ना रही। सिकंदर रजा की टीम आज 107 रन से हार गई। बात करेंगे क्रिकेट पे। मेरे साथ मौजूद मुल्क का मायानाज पैनल। सबसे पहले तालियां बजाएंगे नजूमी बाबा। मत कर दो यार, क्या हो गया? नजूमी बाबा। बाबा की तस्वीर से, बाबा की तस्वीर मोहम्मद आमिर के लिए तालियां। नहीं बाबा, उनके साथ कप्तान शरीफ हैं कप्तान शरीफ उनके साथ मौजूद है। इनका साया हम पे कायम रहे। मुल्क के मारूफ मुदब्बिर, मुफक्किर बनना चाहते कैप्टन शरीफ राशिद लतीफ। बनना चाहते हैं। फॉर्म में आज एक चीज भूल गया, फॉर्मर अफगान कोच, ये मैं कहना भूल गया। उनके साथ भाई वाह वाह। अब जो मैं इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ आगे लग जाएगी, आगे लग जाएगी। अपने ख्यालात में आजाद, कैप्टन को किया बर्बाद, अहमद शहजाद। हो गया। थैंक यू मायरे अमराजे बाबरिया। ये अब चलेगा ना, ये तो अब लिखा जाएगा आपकी विजिटिंग कार्ड पे लिखा जाएगा। ये मजे का है, ये हाँ। मजे का। राशिद भाई, आपसे ही हमेशा की तरह आगाज करेंगे। जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज का मुकाबला। वेस्ट इंडीज जिस तरह खेली उस ग्रुप के लिए खतरे की घंटी बजा दी। रन रेट 5.35 है। अब वेस्ट इंडीज का इंडिया के लिए और मुसीबतें खड़ी हो सर, चुकी है। ये जिम्बाब्वे को फर्क नहीं पड़ा बिल्कुल भी, इंडिया को फर्क पड़ा है इससे। और इनका जो नेट रन रेट है बिल्कुल बहुत हाई चला गया। और वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे ने मेरे ख्याल से गलती की कि टॉस जीत के उनको बैटिंग करा दी। ये श्रीलंका नहीं है, इंडिया है। तो यहाँ पे उनको चाहिए था मेरे ख्याल से खुद बैटिंग करते और ज़्यादा रन बना के एक टारगेट सेट कर देते। तो वेस्ट इंडीज़ ने अपने 2 राइट हैंडर रख के उसके बाद लेफ्ट राइट का कम्बिनेशन बनाया और बहुत अच्छा ये किया, इटमायर को नंबर 3 कर दिया। इससे पहले वाली सीरीज़ में देखें 5-6 नंबर पे खेले हैं और उनका नो डाउट कैच छूटा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है आउटस्टैंडिंग, बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की है। और उनके स्पिनर्स भी आज चले। अकील हुसैन को देखें, उन्होंने फिर मोटिया ने 4 आउट किए। तो वेस्ट इंडीज़ लग रहा है कि एक मैच और उनको जीतना है, बड़ा मैच इंडिया के खिलाफ, और वो सेमीफाइनल में लगता है क्वालिफाई कर जाएगी। आपको पहले टेबल देख लेते हैं, फिर वेस्ट इंडीज के मुतालिक और सा टेबल लगाना बेटा। टेबल कह रहा है वेस्ट इंडीज का 5.35 है, इंडिया का -3.8 है। अगर इंडिया तीनों मैच जीतता है फिर तो चांस बन जाता है। तीनों कहाँ जीतता है इंडिया? दोनों साउथ अफ्रीका को तीनों जीतने पड़ेंगे इंडिया को क्वालिफाई कराने के लिए। क्योंकि वेस्ट इंडीज को हराएंगे ना, तो फिर इंडिया अगर 2 मैचेस जीतता है तो क्वालिफाई कर। यस, ठीक है। अगर वेस्ट इंडीज को साउथ अफ्रीका ने हरा दिया तो बाय बाय इंडिया। अच्छा जी। ओ भाई आमिर भाई, आपसे पूछूंगा, हमारा ग्रुप भी दिखा दो ताकि तसल्ली पहुंचे। हमारे ग्रुप में हम बगैर कुछ करे 1 पॉइंट ले चुके हैं। न्यूजीलैंड भी 1 पॉइंट ले चुका है। बड़े शरारती है। श्रीलंका इस वक्त बॉटम ऑफ द टेबल है और इंग्लैंड जो है इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल है। 2.550 का उनका नेट रन रेट है। राशिद भाई, किसी दिन मैं आपको नेट रन रेट का फॉर्मूला भी एक्सप्लेन करने के लिए तकलीफ दूंगा कि आप बताएं हमें। इसमें जितने ओवर आपने अगर आउट हो गए, 13 ओवर में आउट हो गए, तो आपके 20 ओवर काउंट होते हैं। ठीक है। और बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही में काउंट होते हैं, उसके बाद नेट रन रेट बनता है। मैं एक एग्जांपल दे सकते हैं नंबरों में आपको। जैसे एक फॉर एग्जांपल एक कंट्री ने 100 रन बनाए, हाँ, 12 ओवर में आउट हो गया। जैसे इंडिया कल जल्दी आउट हो गया जी, लेकिन वो 20 ओवर से काउंट होंगे, पूरे 20 उनका ओवर, टोटल रन 20 ओवर से 20 डिवाइड ओवर किए से डिवाइड होगा। सही है, तो एक रन रेट आ उससे जाएगा। जाके उनका नेट रन रेट बन जाता है। ठीक है। इस तरह से अगर पहले होता था कि आप जितने ओवर में आउट हो गए, 13 ओवर में आउट हो गए, तो वहीं से काउंट होता था, वो गलत होता है। ये 90s की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उन्हें हल्के हल्के चेंजेस किए जिसमें ये नेट रन रेट लेके आए वाला। इस पर हम कल तफसीली गुफ्तगू भी कर लेंगे ताकि नेट रन रेट का भी लोगों को पता चल जाए, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। आमिर भाई, आपसे पूछना चाहूंगा, इस वर्ल्ड कप में तो चल ही रहा है पाकिस्तान, जो भी हालात है चल रहे, अगला वर्ल्ड कप भी आने वाला है, उसमें आप ये बताइए, क्योंकि आप इतनी अच्छी प्रेडिक्शंस करते हैं, गंदम की फसल कैसी होगी? अब इन बातों पे उतर अगर बारिश हुई तो अच्छी होगी। बारिश हुई तो। और ज्यादा बारिश हो गई तो
फिर खराब हो जाएगी। अच्छा, लेकिन आपकी जो भविष्यवाणियां हैं, प्रेडिक्शंस हैं, उनके ऊपर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे। जी। ऑन द पेपर्स, ऑन द कार्ड्स, देखने में सब में इंडिया बड़ी सॉलिड टीम लग रही है। पूरा यूनिट है, बॉलिंग है, बैटिंग है, फील्डिंग बहुत अच्छी है और मोमेंटम है। मतलब जीतते आ रहे हैं, 3 साढ़े 3 साल बाद हारे हैं किसी T20 वर्ल्ड कप। आपको ऐसा क्या दिख गया अंदर बाहर जो उनको नहीं दिख रहा था खुद से? देखिए, जब ये बात भी हुई थी, जब आपने कहा था कि आपने इंडिया को ही सेमीफाइनल से बाहर कर दिया, मैं गलत भी हो सकता हूँ, अभी भी इंडिया क्वालिफाई शायद कर सकता है, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया था, मैंने कल भी बात की थी कि जो उनके बैट्समैन हैं, ये जो जितने भी अभी टॉप 3 खेल रहा है, ये आईसीसी के इवेंट्स में टेस्ट ही नहीं हुए थे, राइट? और तीनों ये वो वाले ऊपर जो टॉप 3 है इनका, ये वो वाले हैं ही नहीं है कि ये पूरा मैच लेके जाएंगे। जिस दिन ये चल गए तो चल गए। तो बड़ी टीमें बड़े इवेंट्स में पूरा प्लान करके आती हैं, तो बड़ा चांस होता है ऐसे टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट करने का। अगर आप देख लें 4 के 4 मैच इनका टॉप ऑर्डर वो किया, कोलैप्स किया, क्योंकि ये इनका जो टेम्परामेंट है ये विराट और रोहित वाला नहीं है। वो सिचुएशन को अब उनको लगता था कि नहीं 170 हम 8 की रन अगर हमें पर ओवर चाहिए तो उस हिसाब से खेलते थे। वो ये नहीं था कि बस मुंह उठाया और मार दिया। ये जो आप इनके टॉप 3 देखें, ये सिर्फ अपनी नेचुरल गेम खेलते हैं, बॉल नजर आता है घुमा देते हैं। तो जो अच्छी टीमें होंगी वो प्लान करके आती है। मैंने आपको पहले बोला है कि उनको पता होता है कि कहाँ पे कैसे कैसे बॉलिंग करनी है। तो इनके ये और मिडिल ऑर्डर को या टॉप ऑर्डर को देख के मैंने कहा था, अगर आप देख लें बीच में सूर्या के अलावा मुझे तो कोई ऐसा तगड़ा मिडिल ऑर्डर नजर ही नहीं आता। पांड्या जो है वो ऑलराउंडर है, वो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं। हाँ, वो ऐसा डेंजरस प्लेयर है, 30 बॉलों पे 70 चाहिए तो वो आएगा शायद 15-20 बॉलों पे 40-45 का दर, लेकिन वो यूं सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेल सकता। तो मैंने उस हिसाब को देख के इंडियन बैटिंग लाइन को देख के कहा था कि मुझे लगता है कि इनकी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स करेगी, जिसके चांसेस इनके कम है आगे जाने के। प्रॉपर आमिर अहमद, तुझे लगता था वो पूरे इंडिया को लग रहा है। ये तो अब लगना शुरू हो गए जब से वो अभिषेक शर्मा आउट हुए। अहमद भाई, आप बताइए, आपकी फेवरेट टीम इंडिया है और आप बड़ी ओपनली इस बात को क्लेम करते हैं, एंड फॉर ऑल द गुड रीजन, ठीक है। लेकिन अभी जिस तरह आमिर भाई ने प्रेडिक्शंस की हैं और अब जो कुछ वो कह रहे हैं वो दिखने भी लगा है कि हाँ यार, प्रेडिक्शन नहीं थी इनकी, एनालिसिस था। इसको प्रेडिक्शन तो हम कह रहे हैं, एनालिसिस के हिसाब से लगने भी लगा है हाँ यार, ये 3-4 क्रैक्स नजर आ रहे हैं। अब आपको भी क्या ये नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि विराट कोहली के जो शूज हैं, हमने इसी शो में बोला था कि वो फिल करना इतना आसान नहीं होगा। जब विराट कोहली चला जाएगा फिर आपको पता लगेगा कि वो किस खेत की मूली है। वो बादशाह था और ये रन चेस करना ये कोई आसान काम नहीं था। ये कुदरत ने उसके अंदर एक एबिलिटी डाली हुई थी कि वो किसी पे पड़ने ही नहीं देता था, अकेला ही ले जाता था, इसलिए तो वो किंग कहलाया जाता था। अब वो नहीं है, तो अब हो क्या रहा है उनकी टीम के अंदर? एक तो वो भी नहीं है, दूसरा ये चेस करते हुए बिल्कुल ही इनको पता नहीं है। ऐसी टीम जो है, जो सिर्फ जिनका एक्सपीरियंस कम है, वो जो मारधाड़ करती है, वो पहले खेलते हुए तो फिर भी जो है ना परफॉर्मेंस कर देती है, लेकिन जब स्कोरबोर्ड का प्रेशर आ जाता है तो वो चोक करते हैं। विराट कोहली इसमें मास्टर था। फिर जो रही सही कसर ये है कि वो एक ही साथ खब्बे खिलाई जा रहे हैं। अब वो मार्करम जो है ना उनको आउट कर लेता है टीमें, तो वो और प्रेशर में आ जाते हैं। फिर जो रिसोर्सेज है, गौतम गंभीर वो भी ठीक नहीं खिला रहे। आपका मैच विनर है कुलदीप यादव। अब मुझे नहीं पता उसको किस तरह बाहर निकाला। अगर आपने पिछला मैच देखा, ये वाला नहीं, उससे पिछला वाला, कुलदीप यादव के साथ सूर्य कुमार यादव की कोई बहस हुई थी, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने उसको धक्का भी दिया था और उससे बातचीत की थी कि भाई क्या डिसेंट शो किया। कुलदीप यादव के साथ लोग ये बातें कर रहे हैं कि क्या इस वजह से कि उसका डिसिप्लिन का कोई, उसके सूर्य कुमार यादव के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है, जिसके बाद उसको ड्रॉप किया और मुल्क की नहीं सोची, पर्सनल ग्रज को वो आगे लग के देते। नहीं तो ये बाहर नहीं होता। कुलदीप यादव एक डिफरेंट वेरिएशन लेके आते हैं, वो मैच विनर है उनके, उसको नहीं खिलाया। फिर देखे, मेरी बात सुने, फिर गौतम गंभीर ने जो सारे डिसीजंस लिए थे, हमने आपको पहले भी बोला है कि सूर्या का और ये गौतम पे बहुत बड़ी प्रेशर है। अब आप जब किसी फील्ड के अंदर जाते हैं ना ताबिश भाई, तो तन मन धन से जाते हैं। वो पॉलिटिक्स में चला गया था। उसके बाद जब आप पॉलिटिक्स में जाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी सोच में फर्क आता है। फौरन वो आ गए क्रिकेट टीम के अंदर और वहाँ कोच बन गए। तो वहां तो वो कामयाब हो नहीं सके पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन उन्होंने वही पॉलिटिक्स टीम के अंदर लाके खड़ी कर दी, जिसमें जिनके ये खिलाफ खुलेआम बोलते थे विराट कोहली के खिलाफ, उनको मौका मिल गया उसके खिलाफ प्लॉटिंग करने का। और उनके सीनियर प्लेयर्स को आपने निकाल के इज्जत नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने इसी में खैर समझी कि भाई चुप करके हम अपनी साइड पकड़ लें। फिर विराट कोहली के जो भाई का ट्वीट आया था पिछले दिनों, उसमें क्लियरली मेंशन किया कि भाई ये हुआ है मेरे भाई के साथ, लेकिन उसके बाद वो ट्वीट जो है डिलीट कर दी गई। तो ये गौतम गंभीर की जो पॉलिटिक्स है, इसने जो है पूरा चेहरा खराब किया हुआ है भारत की टीम का। अभी भी भारत की टीम अगर आप देखेंगे तो इतनी बुरी टीम नहीं है,
लेकिन जो कॉम्बिनेशन वो अंदर घुसा रहे हैं वो ठीक नहीं घुसा रहे हैं। अक्षर को बाहर कर दिया, कुलदीप को बाहर कर दिया, फिर टॉस जीत के इन्होंने पीछे जो है जो प्रैक्टिसेस कर रहे थे उसमें चेस करने का इन्होंने वो अपने आप को वो दिया नहीं टाइम, पहले बारियां लेते रहे। तो ये सारी चीजें देख के, और जो वेस्ट इंडीज ने क्रिकेट खेल दी है, कल की बात तो कल पे थी, उसके बाद ये था कि अच्छा हम ये कर लेंगे। ओ भाई, वेस्ट इंडीज के बाद तो उनके चांस और स्लिम हो गए। हलक में आ गए, हलक तो में आ गए। मुझे नहीं लग रहा है कि अब बहुत कोई मिरेकल हो गया या जो वही हो गया जो कभी कभार इंडिया कर देता है, तो फिर इंडिया आ सकता है ऊपर। नहीं तो हमें लगता नहीं है कि इस परफॉर्मेंसेस के बाद अब इंडिया क्वालिफाई करता है। राशिद भाई, अब ऐसा है कि हम इंडिया के इंटरनल अफेयर्स के बाद में डिस्कशन करेंगे। आप ये सब देख रहे हो, देखने से याद आया, दिखाना बेटा। सब देख रहे ये चश्मा मैं लेके आऊंगा अब, है ना? राशिद भाई, इन चश्मों से तो आप पूरा टूर्नामेंट एक साथ देख रहे हो। बड़े चश्मे, पूरी दुनिया एक साथ देख रही है। 11 के 11 प्लेयर्स का एनालिसिस कर। ये कल के मैच के लिए या इंडिया वाले के लिए? ये सवाल कल के लिए, आपकी नजरों से सवाल। ये कल के लिए। देखिए एक बात सुन, मैंने जो ये क्रिकेट, ना आकिब जावेद को भिजवा दें सब लड़कों को देखने के लिए। मैं आपको जो सवाल पूछना जी देखने से ही उसका वो है, क्योंकि आप देखते आ रहे हैं पाकिस्तान का जो डाउनफॉल क्रिकेट का स्टार्ट हुआ है आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी। हम लोग तब भी सीरीज जीत रहे थे, 11 सीरीज लगातार जीत चुके थे। उसके बाद से कौन सी जीते थे? अरे सरफराज की कैप्टनसी में अच्छा, 11 वो सीरीज बहुत पुरानी लगातार। बात है, तो आज की बात करें ना। उसके बाद हटा दिया गया ना उनको। हाँ, तो चले ये जो- उधर से आ जाते। ये जो डाउनफॉल आया, क्या इसमें कहीं ना कहीं वो जो कप्तानी एकदम चेंज करके बाबर को फिट कर दिया गया था, बाबर के साथ भी नाइंसाफी, सरफराज को भी हटा दिया नहीं, गया, उस वक्त जो momentum change। कप्तानी से हटाया था ना, वो गलत हटाया था सरफराज को, बिल्कुल ही। अगर आप किसी को हटाते हैं ना, तो एक फॉर्मेट के लिए आप कोशिश करते हैं ट्राई करने के लिए। इन्होंने दो की थी, एक बाबर आजम को लेके आए थे व्हाइट बॉल का कैप्टन, जी दूसरा अजहर अली को भी लेके आए थे एज ए Red टेस्ट ball। कैप्टन। जी जी मुझे याद है। दोनों फ्लॉप हो गए थे आपके, लेकिन हमारे मैच सब कॉन्टिनेंट में यहीं पे थे, तो उस पर हम जीतते रहे और हम टीम को बिल्ड नहीं कर पाए, बना नहीं सके। इवन 22 की जो टीम बनी थी वर्ल्ड कप में, उसमें 4 चेंजेस हो गई थी। जी। एक टीम अनाउंस होने के बाद दोबारा से 4, रमीज राजा उस वक्त चेयरमैन थे, 4 और प्लेयर आ गए थे, 4 को ड्रॉप कर दिया था। तो वो जो डिसीजन था 19 के वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी हटाने का, उसके बाद से कोई कप्तान सेटल नहीं हुआ। आपने डोमिनो इफेक्ट हुआ, आज तक गिरते चले आए। बाबर को जब आपने कप्तान बनाया, वो तैयार नहीं था, और वो कप्तानी का मटेरियल था ही नहीं। ठीक है। जिस तरह तो कप्तान ये नहीं है कि परफॉर्म कर रहा है तो आप बना रहे हो, वो किस तरह से रिएक्ट करता है ग्राउंड में और ऑफ द Personality फील्ड type क्या ड्रेसिंग है रूम उसकी? में क्या है उसकी सही बात। वैल्यू है। जैसे MS धोनी थे या पाकिस्तान के पुराने कैप्टन थे, एक ड्रेसिंग रूम में वैल्यू होती है उसकी। अगर वो ट्रीट सही नहीं कर रहा अपने प्लेयर्स को ड्रेसिंग रूम में, टीम बनती है ड्रेसिंग रूम से, उसके बाद अपना वो जो चीज़ें लेके आप ग्राउंड में दायरे में पहुंचते हो, अपनी गरज या पॉलिटिक्स लेके ग्राउंड में कोई भी कैप्टन जाता है तो आपकी टीम सेटल नहीं होती। ठीक। उसके बाद हमने सेठी साहब के ज़माने में शादाब को कप्तान बनाया, और उसके बाद हम थोड़े बहुत चेंजेस करते रहे, और अब जाके हमने अचानक ही शाहीन आफरीदी बने, बाबर बने दोबारा, फिर उसके बाद हम सलमान अली आगा को लेके आए। ये अच्छा किया कि 1 साल पहले ही हमने 4 मार्च शायद Change कर लिया 24 था। कर लिया था, लेकिन अभी भी हम जीत जरूर रहे हैं, कहीं जीतते हैं हारते हैं, लेकिन टीम सेटल होती हुई नज़र नहीं आती। इंडिया की जो बात कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम कैप्टन है। टीम बुरी नहीं है उनकी, उनको यूज़ करना नहीं आ रहा प्लेयर्स को। अगर आप तिलक वर्मा को साउथ अफ्रीका में 2 सेंचुरीज की थी, लेकिन उससे ओपनर संजू सैमसन राइट हैंड खेल रहा था साथ में। हाँ। फिर उसके बाद उसने अपनी जगह खुद दी थी सूर्या कुमार ने, वो 4 नंबर पे आ गया था। यहाँ पे सूर्या को 3 नंबर आना है। और जैसे बात करें कुलदीप की या अक्षर पटेल तो वाइस कैप्टन है, वो ड्रॉप होता ही नहीं था, क्योंकि वो पिछला मैच अगर पाकिस्तान का देखें, उसने बॉलिंग अच्छी की थी, उसने एशिया कप में बॉलिंग अच्छी की थी, तो उसको ड्रॉप आपने किया। फिर ऐसी पिचेस के ऊपर सिराज को होना चाहिए। सिराज आया, आपने लेफ्ट आर्म को लगाया, ठीक है, स्विंग अगर नहीं हो रही तो अच्छी मारने वाला बॉलर आपको चाहिए, जो Deck पे मार कि अच्छी बॉलिंग कर सके। वो भी मार खाता है, लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर है। तो मेरे ख्याल से इंडिया का इंटरनल जो इशू वो तो है, जो कि अहमद ने बता दिया है, लेकिन कैप्टनसी का इशू ज़्यादा लग रहा है। रोहित शर्मा को रिप्लेस नहीं कर सकते। इसी तरह रोहित को मुंबई इंडियंस से हटाया था, वहाँ पे भी एक कंट्रोवर्सी बनी, हार्दिक पांड्या को बनाया था। रोहित का अभी रिप्लेसमेंट इनके पास है है ही ही नहीं। नहीं। अगर बनता, जब आपने विराट को हटाया था तो रोहित आया था ना, अब रोहित को हटा के सूर्या बन ही नहीं सकता। आप उसी कैलेबर के राहुल को ले आते, वो कैप्टनसी करता है। शहरज अय्यर पांड्या के चांसेस थे, पांड्या के चांसेस थे, तो शायद इंडिया ने जो पॉलिटिक्स इन्होंने बताया बीजेपी की या इनकी गंभीर की, ये हकीकत है जिसकी वजह से अब जंग जो हो रही थी हमारी 9 मई फिर को, जंग पे आ गया। जंग पे इसलिए आ गए कि यार जंग चल रही है। इन्होंने रिटायरमेंट की डेट देखे ना, अब
7 और 8 तारीख को लिए विराट कोहली ने और रोहित शर्मा ने। और कौन लेता है? थोड़ा सा बाई फोर्स ही लिया ना इन्होंने रिटायरमेंट। तो ये मेरे ख्याल से इंटरनल पॉलिटिक्स है। हार जीत अपनी जगह, लेकिन इंडिया की टीम ऐसी नहीं थी कि वो इस हमारी तरह हो जाए। ठीक है। आमिर भाई, इंडियन पॉलिटिक्स तो अपनी साइड पे, टीम वीम आपने दोनों कप्तानों में, बाबर में भी खेला, बाबर में नहीं खेला आपने, बाबर की कप्तानी में खेला और लास्ट खेला, और ये सैफी भाई की कप्तानी में भी खेला। जब वो ड्रॉप हो गए, हमें ये महसूस हुआ एज अ एक्सपेक्टेटर कि कंट्री का क्रिकेट का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। आपको भी ऐसा एहसास हुआ? मेरी तो स्टेटमेंट्स हैं, जब मिकी आर्थर और सैफी भाई को हटाया था तो मैंने कहा था कि ये डार्क मोमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट का, यहाँ से नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। आप मेरे इंटरव्यूज़ निकाल के देख लेना, मैंने ये कहा था। इवन ऑफ द रिकॉर्ड अपने फ्रेंड्स को भी मैंने कहा था, यहाँ से आज के बाद अगर पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर गई तो मुझे आके पकड़ लेना, नीचे ही जाएगी। और वो गई है और अभी तक जा रही है। क्या ही जा रही है। और जैसे राशिद भाई ने की है, ठीक है, आपने अगर बाबर को कप्तान बना दिया था, ठीक, जब 2023 के बाद आपने उसको हटाया था ना, तो फिर फ़ौरन नहीं बनाना चाहिए था। वो सबसे बड़ा ब्लंडर था। वहां से असल प्लेयर्स के अंदर भी प्रॉब्लम शुरू हुई थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यस, तो जब आप सिस्टम ही प्लेयरों के अंदर कंपटीशन डाल देगा ना, प्रॉब्लम आएगी टीम में। सिस्टम जितना मर्जी या खराब हो, सही बात, जो मर्जी हो, लेकिन टीम को टीम रहने दे। जब टीम के अंदर आप ये पॉलिटिक्स खेलना शुरू करेंगे ना, फिर आपकी क्रिकेट भी ऐसे सफर करेगी। आमिर भाई एग्री? इंडिया की टीम कर रही है। हाँ, इस बात से एग्री करते हैं आप? सैफी भाई के जाने से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया कंट्री? देखिए, मैं इसको इस तरह लूँगा कि सैफी ने जब तक कप्तानी की थी एज अ लीडर, उसने रिजल्ट प्रोड्यूस किए थे। सरफराज की बैटिंग का मसला था, हाँ। सरफराज की अप्रोच का मसला था, सरफराज छुपने लग गया था, वो अपने से ऊपर हसन अली को भेजने लग गया था। तो जहाँ पे आप अपने से ऊपर जो है ना, सिर्फ आपकी अप्रोच ये हो जाए कि यार मेरे मैच गुजरते जाएं और मैं एज अ लीडर बस जीतता रहूँ, तो इस अप्रोच पे मसला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, सीनियर प्लेयर्स को, एक्स प्लेयर्स को, जिसकी वजह से इनका एक्स हुआ कि उनकी एज अ कैप्टन वो ठीक थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबसे बड़ी गलती उसको हटा के नहीं की। क्रिकेट बोर्ड ने सबसे बड़ी गलती एक परफॉर्मर को जिसमें लीडरशिप की क्वालिटीज नहीं थी, उसको कप्तान बना के की। बाबर आजम एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर था जो कि अच्छा खासा खेल रहा था, लेकिन उसमें लीडरशिप क्वालिटीज नहीं थी। आपने उसको सिर्फ वो परफॉर्मेंस था, क्राउड फेवरेट था, इस चक्रों में आपने उसको कप्तान बना दिया, जिसकी वजह से आपकी क्रिकेट नीचे जाती रही। खाली आपकी क्रिकेट नीचे नहीं गई, ग्राउंड में बेतहाशा मैच आप कैप्टनसी की वजह से हारे हैं, जिसके एविडेंस मौजूद है ग्राउंड के। फिर उसकी अपनी बैटिंग नीचे गई, उस पर इतना लोड पड़ गया, इतना लोड पड़ गया कि वो आज तक संभलने का नाम नहीं ले सके। तो जहां तक सरफराज को हटाने का था, वो उसकी लीडरशिप पे नहीं था, वो उसकी अप्रोच पे था, क्रिकेट को वो जिस तरह खेल रहे थे। और उसके बाद जब बाबर को कप्तान बनाया, ही वाज नेवर अ कैप्टन, ही वाज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट बोर्ड से राब्ता भी हुआ था जब हमारे कैप्टनसी चेंज हो रही थी, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मेरी भी मीटिंग हुई थी उस ज़माने में, वसीम खान साहब से हुई थी कि किसको कोच लेके आया जाए, चीफ सेलेक्टर कौन आया, जिस मिसबा उसके बाद आ गए थे जी, डायरेक्टर। तो उसमें हमारा यही मानना था कि बाबर टू अर्ली है कैप्टनसी के लिए, और हमारा काम यही था, मशवरा देना था। किसको बनाते हैं राशिद भाई सैफी यार के उस बाद? वक्त का मुझे आइडिया नहीं कौन कौन था, लेकिन नहीं थे। उस वक्त बहुत यंग भी था, और कैलिबर अगर आपको देखा जाता है यार कौन हो सकता है, कौन का उस टाइम मुझे लगता है फखर कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा नहीं, था, जो उस- मुझे लगता उस है। ज़माने इमाद में वसीम भी उस था वक्त यार। इमाद इमाद अच्छा वसीम चल भी रहे थे, T20 में चल कंसिस्टेंट रहे उस थे। ज़माने में मिकी आर्थर ने जो जाते हुए बोला था, उन्होंने इंडिकेट किया था, शादाब खान का शायद किया था कैप्टन हाँ, का, हाँ, याद है? हाँ, 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 हाँ। देखें चीज़ें आवाज़ ना, लगाई थी। चीज़ें थोड़ी सी इस तरह भी चली ताबिश भाई कि इमाद कैप्टनसी का कैंडिडेट था, वो बट अंडर 19 से करता भी आ रहा क्रिकेट बोर्ड इमाद को नहीं, और इमाद ने टीम के अंदर भी एक जो उसका इन्फ्लुएंस था वो था कि ये बाबर वगैरह सारे उसके दोस्त यार थे, अंडर थे, तो ये सीखते थे उससे, ऐसी बात नहीं। लेकिन वहां पे जब जो सीनियर प्लेयर था उसको आपने कप्तान नहीं बनाया, बाबर को बना दिया, वहीं से चीजें स्टार्ट हो गई थी। ठीक ठीक, फिर यहाँ तक आई कि बाबर को इमाद को निकालना पड़ा। निकल गए। देखें ना, निकालना, क्योंकि बाबर ने वो किया जो इंपॉर्टेंट था उसकी कैप्टनसी के लिए। उसको लग रहा था कि इधर से बातें हो रही हैं, मैं पाकिस्तान के लिए influence हो रहा हूं। इंपॉर्टेंट था कैप्टनसी के लिए। अपनी कैप्टनसी के लिए ज्यादा, पाकिस्तान क्योंकि के इमाद लिए। वसीम की अगर आप एबिलिटीज की बात करेंगे तो इमाद तो तगड़ा बॉलर है। T20 की टीम उस वक्त क्या, इस वक्त भी, उस वक्त क्या, उससे तो पीक परफॉर्म बैटिंग भी अच्छी हाँ, कर रहे तो थे वो यार। फिर गलत था ना। आपने फिर ये देखा ना कि मेरे लिए क्या ठीक है, मुझे ये ताबिश तंग कर रहा है, इसकी वजह से मुझे बातें हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि ताबिश के मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ, ये बातें चारों तरफ चल रही थी। तो और सीनियर भी कुछ एक्स प्लेयर्स भी कह रहे थे कि भाई साइड पे करना है इसको, तो उसने क्या किया, सपोर्ट नहीं की। हालांकि इमाद ने बाबर को बहुत सपोर्ट की थी। इमाद हमारी आंखों के सामने, हमें इमाद से मसला हो जाता था कि यार आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल रहो, आप इतना ज़्यादा क्यों। तो आमिर को पता है इस चीज़ का, जब आमिर टीम के अंदर था तो इमाद ने बहुत सपोर्ट किया बाबर को, लेकिन बाबर जैसे ही कप्तान हुए, आप चेक करो इमाद को उसने अहमद, बिल्कुल इसमें जो ये है थे, ना- हम लोग कराची किंग में थे, ये भी थे, और इमाद भी था,
और बाबर भी थे। कैप्टन इमाद था। हाँ। उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं नहीं चाहता कि आमिर कुछ बताए, क्योंकि ये मुझे हमारी सारी आंखों के स्टोरी सामने पता, लेकिन it's ये too बिल्कुल personal. मतलब यूनिट थे, एक ना एक टीम, कराची की टीम थी और इमाद पाकिस्तान कैसे के कप्तानी यूनिट से थे हटा ये। था ये मुझे पता तो है। वो इमाद कैप्टन बना और उसके बाद कराची जीती भी जीती है। जीती। उसके बाद मैं तो नहीं था, लेकिन आमिर को पता होगा क्या हुआ जिसकी वजह से अब सारी हमेशा चीजें- ऐसी राज नहीं, वाली मैं बात नहीं कर था ना, देते हैं ना आमिर कि को पता मैं है, झूठ नहीं था। बोलूंगा, मुझे पता है, लेकिन आई थिंक इट्स ठीक टू है, ठीक सुनिए, है, पर्सनल। छोड़ दे रहे। लेकिन हमने इतना बता दिया कि एक अच्छा सेगमेंट गुजर गया। मैंने कहा हमने इतना कुछ बता दिया कि एक अच्छा सेगमेंट चल गुजर बस गया। ये देखिए पाकिस्तान टीम्स डाउनफॉल, तो देख ले मेरी ये आपने स्टेटमेंट। कहा था आमिर भाई, इस पे याद आया, आप जो कह देते हो वाह! खवातीन और हज़रात, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बताएंगे, आप बताएं, कहीं नहीं जाएगा। चलो भाई, चलो, एनर्जी एनर्जी एनर्जी। Bye ladies and gentlemen, welcome back to our नाम मनाए में साथ मौजूद क्रिकेट का सबसे नया पैनल। वक्त हो चुका है हॉल ऑफ फेम देखने का। आइए जी, आइए। हॉल ऑफ फेम में साबिक क्रिकेटर्स की तस्वीर लगाई जाएगी और आपसे सिर्फ अच्छी बातें सुनी जाएंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव बात। ये इस शो के बिल्कुल बरखिलाफ सेगमेंट, ठीक है। साबिक क्रिकेटर की तस्वीर, हॉल ऑफ फेम। पहली तस्वीर कौन है? सईद अनवर, द ग्रेटेस्ट ओपनिंग बैट्समैन दिस कंट्री हैज एवर प्रोड्यूस्ड, हाईएस्ट रन गेटर। नहीं, अब तो फखर है, मगर एक ज़माना वो था राशिद भाई के जब सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा सेंचुरियाँ थी सईद भाई की, और ये मुकाबला चलता था लारा, सईद भाई और सचिन का। और ये ओपनिंग बैट्समैन थे उस ज़माने के हिसाब से। स्ट्राइक रेट भी 84 के करीब था, जो कि उस ज़माने बहुत था। बहुत। और स्लॉगर नहीं थे, ओपनर थे। ओपनर थे। राशिद भाई, आमिर भाई, पहले तो आप बताएं दो लफ्ज। इन जैसा कोई ओपनर ना आया पाकिस्तान में, ना आएगा मुझे लगता है। सारे ओपनर्स इनके बेंचमार्क पे नापे जाते हैं, भाई सईद जैसा है या नहीं? Yes. राशिद भाई, सर हमारा तो बचपन से 55 तक का साथ है। बचपन, इलाका, यूनिवर्सिटी, सब क्रिकेट। सब कुछ साथ। हाँ, सईद अनवर वो प्लेयर था सिर्फ पाकिस्तान के लिए, दुनिया की रैंकिंग में आता था। Yes. बिल्कुल। उस जमाने सचिन थे, लारा थे, रिकी पॉन्टिंग थे, उस लेवल का था। फैब 4 में थे, सर फैब ये 4 में बहुत बहुत आगे का प्लेयर था। और हमने बॉलर्स को माफ़ी मांगते हुए भी देखा है। बताओ ग्राउंड के बाहर ना, तो चंद ये वास, चविंदा वास हो जाए या मुरलीधरन हो जाए, तो सही को बहुत ही प्रेज करते हैं। ये एक मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ओपनर देखे हैं जो कंप्लीट ओपनर थे कि फास्ट बॉलरों को भी वैसे ही मारते थे, स्पिनरों को भी वैसे मारते। हालांकि वैसे रिसेंटली अगर आप देखें तो ओपनर्स आपको या फास्ट बॉलर को डोमिनेट करता सही कह नजर रहे या आएगा स्पिनर को। या दोनों में से वैसे एक हो। ये कंप्लीट थे। 2 साल मैंने इनके गैरेज में आधे विकेट से बॉलिंग की है, तेज बॉलिंग सईद अनवर, और वो फुल मतलब 150 प्लस ही होती होगी ना आपका, Yeah. 18 कदम से, और माइक सीधा कर लीजिएगा। विदाउट हेलमेट, और जिस तरह से बैटिंग करता था ये। और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया गया, मार्शल और दूसरे एम्ब्रोज को वगैरह को खेला। वहाँ मुश्किल ज़रूर हुई, लेकिन नेक्स्ट सीजन में जब गया तो वहाँ सेंचुरी भी की, और वहीं से रैंक में आ गया कि दुनिया के टॉप बैट्समैन में से। टॉप बैट्समैन। बैड लक ये हुई कि अनफिट हो गए थे ये 92 के वर्ल्ड कप में, ये और जी, जी, वकार यूनुस। जी जी। तो सईद अनवर मेरे नहीं ख्याल के इससे अच्छा ओपनिंग बैट्समैन पाकिस्तान में पाकिस्तान या में वर्ल्ड रैंकिंग का प्लेयर था ये। अहमद भाई, अच्छा एक बात बताएं, आपसे सवाल टेक्निकल। सईद भाई एक पतले से आदमी थे, लगता नहीं था कि बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, मगर छक्के मारते थे और बड़े छक्के मारते। उस जमाने में मारते थे जब बैट पतले होते थे, खुद भी पतले थे। बॉलर वैसी थे, अच्छे रिवर्स स्विंग, छक्के मारते थे। अब के बैट्समैन ये कहते हैं यार हम छक्के मारने वाले बैट्समैन ही, तो कमी क्या है? कमी इनमें, पतले तो ये भी थे, ताकत ये वो जो भी, बैट भी पतले थे, ये क्यों मार रहे थे? इनकी टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त। जब इनका बैट बॉल के साथ मीट करता था ना, वो बहुत अच्छी सिचुएशन में, पोजीशन में क्लोज खेलते थे। और इनका बैट का फ्लो उस टाइम पे इतना मज़ेदार था कि इनको विथ मिलता था तो इधर जाते थे, लेग। और बीच में आते थे तो यहाँ उठा के मारते थे। उस टाइम स्क्वायर लेग भी डीप नहीं होता जी था। जी जी। तो क्रिकेट की तो बातें सारी इन्होंने कर दी। मैं एज ए अखलाक भी इनकी बात करना Human चाहूँगा being भी। कि ये वो इंसान है हमारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी के अंदर कि जब ये कन्वर्ट हुए और प्रॉपर तरीके से इस्लाम की तरफ आए, आप देखें कि आपने इनको कहीं नहीं देखा होगा, ये आपको किसी कैमरे पे नहीं नजर आए होंगे। बहुत कम इनके बयान भी इवन कैमरे पे नजर आए होंगे। क्रिकेट पे तो बात ही नहीं किया ठीक है, आज तक। कुछ भी नहीं किया कि ऐसा नहीं है कि ये वहाँ पे दीन की बातें भी कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को जो है ना और इधर ऐसा नहीं था कैमरास कि भी- पता ना हो, ये पता कैम- तो होगा क्रिकेट के बारे में। वो legend legend है। सब कुछ पता कप्तान है। रहे। हमारी इनकी अभी भी जब मुलाकात होती है, बैठ के इनको सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि टीम क्या कर रही है, टीम में क्या हो रहा है, किसका कौन सा प्लेयर, सब पता है। लेकिन इन्होंने बोला है कि मैंने एक दफ़ा साइड पकड़ ली इस ग्लैमर लाइफ से, ये ग्लैमर जो है ना फिर मेरा दीन खराब करे, इस वजह से इन्होंने ये साइड पकड़ी। तो मैं इनको इस चीज़ से भी बहुत हाईली रेट करता हूँ कि ये कुछ आध प्लेयर्स हैं कि बाकियों की तरह नहीं है, कोई ये नहीं कि वो गलत काम कर रहे हैं,
लेकिन इन्होंने सही तरीके से दीन के अंदर इस्लाम की जो लड़ी पकड़ी है, हैट्स ऑफ टू हिम, इज अ सईद भाई के लिए वंडरफुल ताली। ह्यूमन बीइंग एज वेल। राशिद भाई, सुनने में आया है कि इंतहाई शरारती, हाजिर दिमाग, अभी भी वैसे ही जुमला देने वाले, अभी भी ऐसे सर, ये आपको भी 2 हाथ आगे मैंने हैं। सुना है यूसुफ भाई ने भी कहा है One-liner कि इनके बड़े आप इनके सामने नहीं ये टिकोगे। पीछे पड़ते 2 को टारगेट किया होता है कि इंजमाम को, एक मुश्ताक। भैया टारगेटेड थे दोनों, कहीं छोड़ते नहीं थे। फिर बाद में मोइन आ गया था बीच में। मुइन भाई बहुत हाँ, शरारती। मोइन बहुत अच्छा था। हमारा बड़ा अच्छा साथ रहा, लड़ाइयाँ भी तो बहुत bestie बहुत है। हुई हैं, क्योंकि ये डोनाल्ड से आउट हो जाता था। हाँ। मैं छेड़ता ही इसको था कि डोनाल्ड। तो सईद को शायद हमने इतने खेलते कि वक्त शायद इतना नहीं पहचाना। जब क्रिकेट हमने छोड़ दी, उसके बाद नए ओपनर आए, वो भी अच्छे थे, लेकिन हम बोलते हैं यार इस जैसा सईद कोई नहीं। ऐसा तो था ही नहीं कोई। हम मजाक करते थे इसके साथ ना, सही बात। और ये अपने मज़े से क्रिकेट खेलता था। छक्के जो विव रिचर्ड इनके पसंदीदा प्लेयर थे, क्रॉस पाँव रख के कहीं पे भी मारते थे। हाँ। इनका था कि ऑफ स्पिनर पे सबसे अच्छा खेलते थे। ऐसे नहीं कि नेट पे नहीं बने ये। एक और ऑफ स्पिनर था इनकी गली में, उसकी डेथ हो गई। ऑफ स्पिनर था, रोड पे घंटों घंटों प्रैक्टिस करते थे अगेंस्ट द ब्रेक। तो जब मुरली को खेले तो आपने देखा होगा मुरली को किस तरह से बहुत मारा। प्यार से खेल, पिच पे जाके मारते थे। तो सईद अनवर जैसा ओपनिंग बैट्समैन शायद बहुत खूबसूरत है। गाइस, मिलेगा। सईद भाई के लिए सईद भाई के लिए एक और बात। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। चलेंगे ऑडियंस की तरफ, इनके पास बड़े सवाल आते हैं। बेटा मोबाइल रख देना, जो आपने बना ली है ना वीडियो, इसको रख दो, अब नहीं बनाना, ठीक है। अगला कौन है सवाल? अस्सलाम वालेकुम। चल रहा है भाई, चल रहा है। आप जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? माय नेम इज़ अवैस अली। अवैस और भाई, सवाल पूछ लीजिए। जी ताबिश भाई, मेरा आपसे सवाल है। अल्लाह खैर। और सवाल ये है कि लाइक फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। बहुत शुक्रिया। और सवाल ये है कि आपकी जो मूवी आ रही है आग लगे बस्ती में, तो आप तो हमारे लिए हीरो हैं, लेकिन दिखने में लग रहा है कि आप वहाँ पे जो है वो एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? खुश हो विलन गए। है बिल्कुल, हाँ नेगेटिव ही है, लेकिन ऐसा है कि प्ले हीरो की तरह की है। आहा, यार और अभी भाई पहली फिल्म है यार, पहली फिल्म में हीरो आ जाए तो बाकी सारे इनसिक्योर हो जाते हैं। हे! जियो, अगला कौन है भाई? बहुत शुक्रिया। जियो, अगला कौन है? जियो। ये अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सिद्रा सिद्रा, आपके पास कोई सवाल है? जी, मेरा क्वेश्चन आमिर से और बाबर से है। बाबर नो आमिर अहमद से और शहजाद। अहमद। एक ही बात है, दोनों एक एक ही ही लेवल बात के। है। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने देखा होगा कि लास्ट कुछ ईयर से जो है आपकी जो परफॉर्मेंस है और हमारी कंसिस्टेंसी है जो क्रिकेट में वो काफ़ी वीक हो गई है, बट इसके बावजूद जो है व्यूअरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा अब आ गई है, ऊपर आ गई। इसके क्या रीज़न है? आप क्या समझते हैं कि हालांकि हम उस परफॉर्मेंस को नहीं बैकअप लेकर आ पा रहे उसी तरह के जिस तरह हमारे पहले प्लेयर्स जो थे वो परफॉर्म करते थे, तो आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या रीज़न है? थैंक यू सादिया। व्यूअरशिप की बात कर रही सिद्रा हैं। एक ही बात। ओके हमारे पैनलिस्ट की बात होगी तो हम तो अगर करेंगे। हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, व्यूअरशिप फिर भी सवाल ज्यादा है। रिआइटरेट करूंगा। हाँ। सवाल ये, क्रिकेट डाउन पे जा रही है, हाँ। मगर आप बीबीएल देखो, ग्राउंड भर रहे हैं। हम्म, आप देखो पेशावर में भी लोग आ रहे हैं, क्राउड भर रहा है, लोग व्यूअरशिप। अभी कोई 63 करोड़ लोगों ने, 63 करोड़ लोगों ने, वो इंडिया उस दिन में गलत बोल गया, 16 करोड़, 63 करोड़ लोगों ने मैच देखा था। तो व्यूअरशिप बढ़ती चली जा रही। देखने क्या आ रहे हैं लोग? हमारी मौत का तमाशा। नहीं देखिए, क्रिकेट का क्रेज तो है ना, लोग क्रिकेट को तो प्यार करते हैं ना। क्रिकेटर्स को करें ना करें, लोग क्रिकेट को प्यार करते हैं। बात तो आप ये देखें, हमारे इवन पीएसएल का मैच चल रहा हो या नेशनल टीम का मैच चल रहा हो, विराट कोहली की जर्सीज पहन के वो बैठे होते आते हैं हम लोग तो हमारे पाकिस्तान लोग में। क्रिकेट को तो प्यार करते सही हैं ना, बात। इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरा, सोशल मीडिया का दौर है, फोन्स हैं, तो अच्छा यार क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, अच्छा मैच ही देख लेते हैं। अब तो हर बंदे के पास वो ऑनलाइन ऐप्स भी आ गए जिसपे मैच लाइव आ रहा होता है, और क्रिकेट से सारे प्यार करते हैं, तो वो तो अंदर से नहीं खत्म होता ना, जो मोहब्बत होती है वो तो नहीं खत्म होती। तो वो एटलीस्ट एज अ पाकिस्तानी हम कहते चलो यार शायद आज ही पाकिस्तान जीत जाए, उस चक्कर में भी हम लगे ये होते उम्मीद हैं। भी लगी रहती है। Yes, तो ये तो चलता रहेगा। और क्योंकि हारना मनाए में क्रिकेट डिस्कस होती है, इसलिए लोग ये भी कहते हैं पहले मैच देख लो ताकि शो सही से देखें। ये भी है। अगला कौन है? बहुत शुक्रिया। कौन है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। sir. क्या नाम है भाई? Abdullah. अब्दुल्ला, सवाल है आपके Actually, पास? sir, my question will be for three of them, especially for Amir Bhai. Actually, Pakistan has always been known as a factory of fast bowlers, but we can see is nowadays that our fast bowlers just come, shine for 2 to 3 years, and then fade away. So, is this a systematic error or professionalism failure? बहुत सही बात। गुड क्वेश्चन। कह रहे लड़के आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आगे टिक नहीं रहे। तो ये इसमें सिस्टम का भी है, प्लेयर का भी है। एक तो आप जब किसी को जल्दी खिलाएंगे तो प्रॉब्लम तो आएगी। हम तो डे वन से यही बात कर रहे हैं कि जो फर्स्ट क्लास में मार नहीं खा के आएगा वो इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सपोज होगा। एक, फिर एज अ क्रिकेटर आपकी जिम्मेदारी है, फॉर एग्जांपल सिस्टम ने आपको चांस दे दिया, लेकिन एज अ प्लेयर आपकी
की ये जिम्मेदारी है कि आपको वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिर पूरी करनी है। और अगर इफ़ यू टॉक अबाउट फास्ट बॉलर, तो फास्ट बॉलर को 200% फिट होना चाहिए। बैट्समैन अहमद को पता होगा निगल्स में शायद खेल जाएं, फास्ट बॉलर जो वो हाइड नहीं कर सकता अपने आप को, तो वो जब तक आप वो बॉक्सेस टिक नहीं करेंगे, इवन फॉर एग्जांपल रोनाल्डो से भी आप बात करेंगे ना, वो आज भी वही प्रोसेस फॉलो करता है जो आज से 10-15 साल 20 साल पहले वो करता था, 40 साल क्योंकि उसने वो मैच करना है नेशनल स्टैंडर्ड जो है। तो आपके क्रिकेटर्स में आई थिंक कहीं ना कहीं ये कमी है जिसकी वजह से डाउनफॉल आता है। ठीक नहीं, अहमद भाई कुछ कहना है? रोनाल्डो से याद आया कि हमारे बॉलर्स को भी चाहिए कि अपना डाइट प्लान नासा से बनवा लें। नासा से बनवाए, नासा से बनवाते हैं रोनाल्डो भाई साहब। ये आप नहीं समझे कहाँ से आ मैं रहा समझ गया, मैं समझ गया। अगला कौन है? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या वालेकुम नाम है सलाम। आपका? मोहम्मद आकिब। आकिब सवाल लाए हैं आप। मेरा सवाल स्पेशली आमिर भाई से ये है कि एक वो खुद फास्ट बॉलर हैं। पहला ये कि हमें देखा है कंसिस्टेंटली हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी इनकंसिस्टेंट हैं। करंटली जितने T20 मैचेस देखे हैं बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं है। उनको किस बेस पर टीम में रखा गया जबकि हमारे पास सलमान मिर्ज़ा बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा ये कि नसीम शाह कंसिस्टेंटली हमारे कमर्शियल्स के अंदर आए जा रहे हैं, उनको बहुत अच्छे मौके दिए जा रहे हैं। ये कि उनको जो कि हमारे पास हारिस रऊफ के बाद बहुत ही अच्छा डेथ स्पेशलिस्ट है, उसको क्यों टीम में नहीं लाया जा रहा? वाह वाह भाई, ये तो ये खुदा अभी- जानता है या हाँ। कोई पीर बाबा जानते होंगे, तो आप जवाब दें। अल्लाह माफ करे। नहीं नहीं, वो जैसे वो बात करे, ये तो हमने बात तो की है। बात कर दो यार। हाँ जी, देखिए बाबा बाबा। नहीं, सलमान मिर्ज़ा का तो मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो बड़े टूर्नामेंट्स में आपको इनफॉर्म बैट्समैन भी और बॉलर्स भी चाहिए होते हैं। और यस, शहीन की हमने बात की थी, पिछले 1.5-2 साल से वो इंजरी से जब से आए हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं और वो उनका रिदम नज़र नहीं आया। लेकिन ये जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट की आती है ना कि उन्होंने कौन से बेस्ट प्लेयर्स खिलाने हैं। आपने नसीम की बात की, हम सारे बात करें कि नसीम इस प्लेइंग 11 में बनता ही बनता है। आप 1.5 फास्ट बॉलर के साथ नहीं जा सकते। बड़े टूर्नामेंट्स में आपको सारे जो बॉक्सेस होते हैं वो टिक करने पड़ते हैं। इफ एंड बट्स पे आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते, शायद मैच जीत जाएंगे, टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। अहमद भाई, आई थिंक कल का मैच है, कल का मैच है पाकिस्तान और इंग्लिस्तान का। आपका फेवरेट टॉपिक, पाकिस्तान का कल स्क्वाड क्या होगा? यार हमने हर शो के अंदर यही बात की है, जो मेरी ख्वाहिश है, हाँ। मेरा अगर आप पूछेंगे तो स्पेशलिस्ट बैटर्स, स्पेशलिस्ट बॉलर्स। आपने बैटिंग इसलिए लंबी की हुई है ना कि आपको डर लगता है क्या, तो अगर आप नाफे और फ़खर को लेके आ जाएंगे तो बैटिंग ऑलरेडी आपकी लंबी हो जाएगी। T20 के अंदर 20 ओवर होते हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि 9वें नंबर पे आपके जो है ना फ़हीम अशरफ आए, क्या ज़रूरत है आपको। और फ़हीम अशरफ को अगर आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं तो फ़हीम अशरफ की जगह आप नसीम शाह को ले आए। मैं और आसानी कर देता हूँ, फ़हीम की जगह आप नसीम को ले आए, शादाब की जगह आप स्पेशलिस्ट अबरार को ले आए, क्योंकि अबरार आपका वर्ल्ड नंबर 2 पे है इस टाइम बॉलर, दुनिया डरी हुई है उससे, हम उसको हम भी खिलाएंगे। डरे हुए हैं कहीं अच्छा ना कर ले। फिर नंबर 4 पे जो है, अबे भाई और क्या सोचूं मैं इस बारे में, और बताइए क्या सोचिए। तो खेल नहीं रहा। और नंबर 4 पे जो है आप, क्योंकि अगर आपने माइक हेसन की स्टेटमेंट सुनी होगी, पूरी दुनिया ने सुनी है, उसने बोला है कि बाबर आजम का वर्ल्ड कप्स के अंदर 100 का जो है ना स्ट्राइक रेट है पावर प्ले के अंदर, और 10 ओवरों के बाद उनका कोई रोल नहीं है। और वो कह रहे हैं कि सबसे पहले इस चीज़ को एक्नॉलेज जिसने किया है वो बाबर आजम खुद है। ठीक है, बंदा बाबर आजम भी मार, तो रोल आ गया 4 ओवर का, 6 से लेके 10, तो बजाय के 6 से लेके 10 ओवर का आप वहाँ पे एक इम्पैक्ट बैट्समैन डाल लें कि जो अगर ख्वाजा नाफे वहाँ चौथे नंबर पे आता है तो वो 25 करे, 30 करे, 35 करे, 50 करे, वो इस तरह का करेगा कि आपकी टीम को फ़ायदा होगा। तो ये 3 चेंजेस जो है मैं टीम के अंदर देखता हूँ। ठीक है भाई, किसको आउट होना है किसको इन होना है आप जरा सोचिए, हम जब तक ब्रेक लेकर आते हैं। लीजिए ब्रेक, वापस आइए, हारना बनाए कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना बनाए। डिस्कशन हो रहा है कल क्या स्क्वाड होना चाहिए। अहमद भाई ने अपने 2 सेंट्स दे दिए हैं, ये अवेलेबल प्लेयर्स हैं। राशिद भाई आप बताइए क्या होना चाहिए कल का स्क्वाड, कौन बाहर कौन अंदर? अंदर बाहर कर दें। सुनने में ये आया है कि नाफे खेल रहे हैं ना, सुनने में अफवाह सी आई है कि नाफे खेलेंगे, और किसकी जगह खेलेंगे? किसकी जगह खेलेंगे? देखिए शाहीन भी खेल सकते हैं कल तो। कल शाहीन भी खेल सकते हैं। ऐसा क्या किया होगा उन्होंने ड्रॉप होके कि वो अभी अचानक से शाहीन ना नेट पे बॉलिंग की है उन्होंने, ये काफी होता है। काफ़ी होता है। जो प्लेइंग 11 होती है उसको आप ट्राई करते हैं खिलाने के लिए। आगा आगा तो खेलेंगे ना। देखिए यार कितने प्लेयर थे, सारे तो आउट ऑफ फॉर्म है। सिर्फ
साहबजादा फरहान एक जो कि लग रहा है कि रन करेगा। ठीक है। पावर प्ले में पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। हमें इश्यूज आ रहे हैं पावर प्ले के बाद। हाँ अब कौन खेलेगा? फ़खर आते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ देखेंगे हम क्या है। उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर, राइट आर्म लेग स्पिनर है, तो 2 से 3 बैट्समैन आपके मिडिल में होने चाहिए। अगर साइम को भी आप लेके आ सकते हैं नीचे, हाँ। फ़खर को, फिर नवाज को, 3 आपके पास लेफ्ट हैंडर हैं जो कि काउंटर करेंगे। वो तीनों आउट करने वाले बॉलर हैं, वो रन नहीं रोकने वाले, आउट करने वाले हैं, हाँ। यहाँ पे उस्मान है, जहाँ पे उसको गुगली रीड नहीं होती, वो पाँव रख के मारता है मिड विकेट। हसरंगा के खिलाफ 3 दफ़ा ऊपर खड़ी हुई है। खड़ी की है बॉल। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा लेफ्ट हैंडर ज़्यादा हो बीच में। टाइम को एक मैच के लिहाज से आप नीचे लेके आ जाएं। अगर खिला ही रहे हैं, नीचे आप लेके आ जाएं। फिर नाफे को खिलाना ओपन करा सकते हैं आप। हाँ जी आमिर भाई। मुझे लगता है इब्रार, नसीम और नाफे ये तीनों खेलने चाहिए। अबरार, नसीम, नाफे खेलने चाहिए। जगह क्या होगी? बाबर की जगह नाफे खेल सकते हैं, अबरार और- शादाब की जगह, इब्रार शादाब की जगह और नसीम फ़हीम की जगह। नसीम फ़हीम की जगह। अगर खुदा ना खास्ता एक बात बताएं अहमद भाई, कल शादाब ड्रॉप हो गए तो वो क्या होगा नहीं, लेकिन सुन तो ले, नहीं शिकायत होगा। वो शिकायत करेंगे कि यार परफॉर्म करके ड्रॉप कर दिया। नहीं नहीं, किस चीज़ की उनको पहले ये देखना चाहिए वो आए किस तरह, तो उनकी शिकायत बनती नहीं। मैं आपको बताता हूँ, अभी तक जितनी टीम्स खेली है ना आपकी पाली किले के अंदर, सारी 2 फ्रंटलाइन सीमर के साथ गई हैं स्विंग हुआ है, कल मधुशंकर और का एक स्विंग हो रहा है। ऑलराउंडर भी है फास्ट बॉलर। हाँ ठीक है, तो आपके पास लिबर्टी इस तरह की है, जिस तरह आप स्क्वाड लेके गए, आपको फ़हीम पे जो है ना एतबार अगर नहीं है बॉलिंग का, तो आप 2 फ्रंटलाइन सीमर तो लाजमी रखें। या। सलमान और नसीम के साथ जाएं, फिर उसके बाद आपके पास स्पिनर देखें ना कौन कौन है, बरार, नवाज, उस्मान। अयूब और उस्मान तारिक। ये इनफ बॉलिंग है बहुत यार। बहुत बॉलिंग है भाई। ऑलरेडी वो टीम जो है वो लोग फड़क रहे हैं, उनका Yeah. मिडिल ऑर्डर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है उनको। तो अगर ये 2 फास्ट बॉलर जो अटैक कर दें और डेप्थ संभाल लें, और बाकी 4 ये जो बॉलर मैंने आपके घुमाए ये बीच में अगर बॉलिंग कर रहे हो, Yeah. आप मुझे बताएं कि दुनिया का बड़े से बड़ा इन फॉर्म बैटिंग लाइनअप भी इनके अगेंस्ट जो है वो लड़खड़ाएगा, और पाकिस्तान जो है इसके साथ नहीं जा रहा। तो आई रियली विश एंड वांट कि पाकिस्तान अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखे, और ये प्लेइंग 11 जो है 4 पे नाफे, हैज़ टू बी नाफे, बिकॉज इम्पैक्ट प्लेयर है। 10 करेंगे, 15 करेंगे, वो टीम की लाइबिलिटी नहीं बनेंगे, वो आपको मैच विनिंग इम्पैक्ट छोड़ के जाएंगे। अबरार हैज़ टू प्ले, दुनिया भर के खिलाफ उसने पागल किया है, उसको रीड करना मुश्किल है, मिस्ट्री हम उसको खेले हुए हैं, और बाकियों को भी जानते हैं पूरी दुनिया को। ही हैज़ टू प्ले, ही इज योर ट्रम्प कार्ड विद उस्मान तारिक कॉम्बो इनका। एंड फिर अच्छा, इंग्लिश में बोल रहा है कि माइक हेसन को समझ आ रहा है। हाँ, तो फिर या तो उसके बाद फिर अगर आप देखें नसीम शाह को रखेंगे ना, उसका फायदा ये भी होगा कि आप उस्मान तारिक को ऊपर ले आएंगे बॉलिंग करने। yes. अभी आप क्या कर रहे हैं, उस्मान 11वें शाह- ओवर के बाद। क्योंकि डेथ ओवर भी यूज कराने हैं ना। ठीक है, तो आमिर ने पहले बोला था कि उसको इसलिए यूज Yeah. किया जा रहा है कि वो डेप्थ में, तो फिर और होता ये है कि 6 के बाद फिर स्कोर खुल जाते हैं। Yes. तो बेहतर है कि अगर आप वहां पे एक बॉलर रख लेंगे तो उस्मान भी 6 के बाद आ जाएगा, तो उस्मान और इब्रार बॉलिंग वो कर रहे 8 होंगे। ओवर इनके। ठीक, और फिर नवाज एक सजा आ गया था, 2 ओवर नवाज के नहीं। सो इट कैन, पाकिस्तान कैन विन इट रियली इजीली अगर कॉम्बिनेशन सही सही खेले। है। अच्छी बात लेकिन की अगर आपने। माइक हेसन जो है वो थोड़े से, जिस तरह टॉस जीत के उसने बारी ले ली थी, ये ना करे, और फिर जो प्लेइंग 11 खिला रहा है जिनके होलसेल पे जो है ना, ठीक है। अब क्विक आंसर चाहिए अहमद भाई, क्लोजिंग का टाइम है। आमिर भाई टॉस जीत के बैटिंग राशिद। अगर तो वेदर क्लियर है तो बैटिंग। ठीक है तो बैटिंग, और क्योंकि आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है तो बॉलिंग। अगर तो बारिश हो रही है, खुदा का हाँ, ये वास्ता समझा पहले दो bowling। अभी फिर बोल रहे हैं, कहते तो इंग्लिश में बोल देता हूँ ऐसे। भाई बॉलिंग, बारिश हो रही हो तो बॉलिंग। Ehsan, if it's raining, बारिश हो please रही है make तो sure you bowling bowl first. first. And if it's not raining, you go with the strength and defend your total. राशिद भाई कह रहे हैं बारिश हो रही हो तो बॉलिंग। कहा आपने ये भी? कहा हाँ, बारिश हो रही हो तो बारिश बॉलिंग, बॉलिंग ना बैटिंग थोड़ी। बैटिंग। बारिश आप हो भी रही हो तो असल बॉलिंग। में आपने 99 में नहीं बताया था वसीम भाई को कि बारिश हो रही हो तो बॉलिंग? नहीं, सही किया था, वो सही किया। अच्छा वो सही किया था। सही किया था, क्यों? क्योंकि ट्रेंड चल रहा था वहाँ पे, जो टॉस जीतता था बैटिंग करता था और मैच जीतता था। वो एक मैच ऐसा हुआ जिसमें ठीक है पाकिस्तान राशिद भाई आपकी बात मान ली। बांग्लादेश वाला मैच का थोड़ा सा था, वो आप पूछते ही बता नहीं। दो ना हुआ क्या था। पूछे ही नहीं, आप हर चलो बार अभी जिक्र छोड़ो, करते हो, कल छोड़ बात देते हो। शो कल- खत्म होता है ना, तो इस तरह की कोई बात छोड़ ऐसी के कोई बात नहीं, जो हिस्ट्री चले कल बात करते कल हैं। बात करते हैं। आपकी किताब में है इसके बारे में? किताब आगे चली गई। किताब तो अभी पीछे- प्रिंट हो गई है। अभी ना बहुत सारी चीजें, अभी आमिर से भी ज्यादा देनी, बहुत सारी चीजें हो गई। अच्छा भाई ये है पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर्स। इसके अंदर शामिल हैं फरहान 220, शादाब 88, बाबर 66 और साइम 63, सलमान 55। ये टोटल स्कोर है। रन ही नहीं कर रहा तो कोई। देखे ना, इन सबके प्लस करें तो फरहान बनते। तो फरहान को देखे, हमारी वाहिद टीम है, ओपनर आउट होता है तो लगता है बैटिंग खत्म हो गई है। हाँ ये वाहिद टीम है हमारी।
फरहान अच्छी फॉर्म में है। अब वो करेंगे क्या, क्योंकि अगर आपने देखा होगा अगर फरहान ऑस्ट्रेलिया में गया था तो उसको शॉर्ट बॉल्स पे पकड़ा था। फरहान को आर्चर शॉर्ट बॉल करेगा और आर्चर का शॉर्ट बॉल खेलना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो लंबा है, उसका पास से आता है। आगे से फरहान अगर ये देख रहे हैं तो उसको मशवरा ये है कि आर्चर को कोशिश करे कि कट वाली साइड पे रखे, अर्ली ऑन पुल ना मारने जाए। अगर वो इस तरह निकाल गया ये 2 को ओवर, उसके बाद ठीक है। फरहान जिस फॉर्म के अंदर है ना वो रुकेगा नहीं, बशर्त कि वो ज़हन में रखे कि आर्चर उसको शॉर्ट बॉल करेगा ही करेगा ही करेगा। हाँ राशिद भाई 2 टिप दे दो आप जोफ्रा आर्चर तो टीवी पे देख के भी डर लगता है उसको। हाँ ऐसा लगता है यहाँ में लगेगी। आता बहुत अचानक आराम तेज हो से गया है, दोबारा लेकिन से। उसकी रिलीज में बहुत पेस है उसकी, तो अच्छा बॉलर है। इंग्लैंड के पास भी ऐसे बॉलर हैं कि वो ओवर निकालने, एक ऑफ स्पिनर है उसको आप कभी भी 15-20 कर सकते हो ओवर के अंदर। एक आर्चर है जो विकेट ले रहा है, आपने उसको किसी तरीके से सेंसिबल खेलना है कि आप रन्स भी करें कन्वेंशनल शॉट पे, उसको विकेट ना दें। पाकिस्तान हैज अ वेरी ब्राइट चांस। 2 बंदों को, आर्चर और आदिल रशीद को अगर हम टैकल Yes. करके हम मैच जीत सकते हैं। ठीक है यस भाई। ख़वातीन हज़रात, ऐसा है पाकिस्तानी टीम से मुखातिब हूँ, सलमान अली आगा से मुखातिब हूँ। आपसे इस बार कौम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, आप बहुत थोड़ा भी बेहतर खेल के हमारी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कल के मैच में आप सब अपने पोटेंशियल से ऊपर खेलेंगे, पाकिस्तान के लिए फतह लाएंगे, ताकि हम भी यहाँ पे बैठ के ज़रा महसूस करें कि यार आज हमारी कच्ची हो गई है। ख़वातीन हज़रात, कल आपसे मुलाकात होगी हार ना मनाए में। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।